Hello, my lovely student. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 1 and 2. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही। स्टूडेंट आ गए आपके शुभम सर, जो कि क्लास 12th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले आज। और जो भी आपका बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड और आपका जेईई मेंस एंड नीट, इन सभी का टॉपिक्स आपका यहाँ पर कराया जाएगा बेहतर तरीके से, टोटल चैप्टर कराया जाएगा। सो आप लोग मेरे चैनल पर बने हुए रहिए, किधर भी जाने के जरूरत नहीं आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें ताकि उन लोग को भी बेहतर तरीके से यहाँ पर से समझ में आए। स्टूडेंट, जो आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ये आपका सॉल्यूशन है। क्लास 12 लिख देते हैं का पहला चैप्टर, लेक्चर। आज पहला दिन आपका, जो आपका पहला चैप्टर है ये आपका सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन होता है क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पहले लोग सॉल्यूशन और मिक्सचर को सेम मानते हैं, लेकिन कुछ हद तक कहना सही हो सकता है, क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन होता है एक प्रकार का मिक्सचर ही होता है। अब मिक्सचर आपका दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। तो ये जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपका एक प्रकार के होमोजेनियस मिक्सचर में आता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में नहीं आता। ये आपका होमोजेनियस क्या होता है कि जो आपका होमोजेनियस होता है उसके थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम कंसंट्रेशन होता है, मतलब उसका जो आपस में जो घुलता है, जो भी सब्सटेंस कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं, मिल करके जो आपका सॉल्यूशन तैयार होता है, उसमें सभी जगह उसका कंसंट्रेशन सेम होता है, या कहें कि उसका जो अमाउंट होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो पहले इसको डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन को। देखिए, सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more than two components। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स आपस में मिल जाते हैं, और इस प्रकार से मिलते हैं आपका होमोजीनियसली मिलते हैं। होमोजीनियसली के मतलब ये जो आपका होमोजीनियस है, यही आपका मेन की पॉइंट है टू डिफाइन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए आपका होमोजीनियस मिक्सचर रहता है। जैसे अगर हम मिक्सचर की बात करें तो लेट्स सपोज शुगर एंड वाटर। तो जब शुगर एंड वाटर आपका मिलता है, ठीक है, तो जब वो मिलता है तब पूरा पूरा आपका कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है शुगर जो वाटर में। ठीक है, तो ये जो आपका मिक्सचर होता है इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और यही आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर हम लोग सैंड एंड वाटर को मिक्सअप करें तो भी आपका मिक्सचर, लेकिन ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि जो आपका सैंड है वो पानी के सतह पर जाकर के बैठ जाता है, नीचे स्थगित हो जाता है। ठीक है, नीचे बैठ जाता है, समझे? तो वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, समझे? तो यही दोनों में आपका अंतर है। ये जो आपका होमोजीनियस है, ये पूरा के पूरा आपस में मिक्सअप हुए रहते हैं, जो भी कंपोनेंट्स उसमें मिलाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन, या कहें कि सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, देखिए इसको हम लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट द्वारा समझते हैं। ये देखिए आपका माजा का बोतल है, ताकि आप लोग को समझने में मजा आएगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आपका नमक, देखिए आपका ये सॉल्ट है आपका, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को। अब इसको हम लोग इसमें मिलाते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको हम लोग इसमें मिला रहे हैं। ये देखिए, ये आपका नीचे बैठा हुआ अभी। अब इसको जब हम लोग मिक्सअप करते हैं, देखिए आपका
मिल रहा पूरा। अब देखिए ये आपका मिल गया पूरा पूरा, आपको कहीं पे आपका शॉर्ट नहीं दिख रहा होगा, समझे। अब ये जो आपका मिक्सचर है, इस मिक्सचर को अगर हम लोग 1 घोट पिए, या तो कहीं 1 कप पिए, या तो 1 गिलास पिए, तो पूरा बोतल पी जाए, तब इसका जो नमकीन वाला जो टेस्ट लगेगा एक ही जैसा लगेगा, एक ही जैसा इसका नमकीन का टेस्ट लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा, किसी का फीका नहीं लगेगा, किसी का ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट्स आपस में होमोजीनियसली मिक्सअप हो जाते हैं और उसका कंसंट्रेशन सेम रहता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, वो आपका सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। ये आपका बेहतर तरीके से समझ में आया होगा आप लोग का, ठीक है। चलिए, ये जो आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में 2 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। जो भी आपका सॉल्यूशन होता है, इसमें सॉल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट्स, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? एक आपका इसमें सोल्यूट होता है, एक जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग सोल्यूट कहते हैं, और दूसरा जो आपका कंपोनेंट होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। एक जो होता है उसको सोल्यूट कहते हैं, एक आपका सॉल्वेंट होता है। और सोल्यूट का क्या काम होता है? जो सोल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में घुलता है। तो जो आपका कंपोनेंट घुलता है सॉल्यूशन बनने में, उसको हम लोग सोल्यूट कहते हैं। और जो कंपोनेंट घोलता है, ठीक है, जो कंपोनेंट घोलने का काम करता है सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्वेंट में आपका घुलता है जाकर के सोल्यूट। क्लियर है? ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोग का। अब अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन के, तो जो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन में मात्र एक ही सॉल्वेंट होगा और एक से अधिक आपका सोल्यूट हो सकता है, समझे। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्वेंट होगा और एक से ज्यादा आपका सोल्यूट हो सकता है, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं कि ये सॉल्यूशन हैज ओनली वन solvent but more than one solute। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें एक सॉल्वेंट का रहेगा और एक से ज्यादा आपका सोल्यूट हो। जैसे अगर हम लोग देखे थे आप लोग कि किसी का लूज मोशन वगैरह होता है घर पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चीनी और पानी घोल देते हैं और उसमें नमक भी मिला देते हैं। तो ये जो आपका शुगर एंड सॉल्ट हो गया, ये आपका सोल्यूट कहलाएगा, और जो आपका वाटर है ये आपका सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। और एक चीज इसमें लोग क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन, कि कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसमें आपका लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, जो आपका सोल्यूट होता है, सॉरी सॉल्वेंट होता है, उसी को हम लोग, उसमें जो भी आपका सोल्यूट मिलता है उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये सही चीज नहीं है, समझे। आपका सोल्यूट मिलकर के भी आपका सॉल्यूशन हो सकता है। आपका सोल्यूट और मतलब सॉलिड और लिक्विड आपस में मिल करके सॉल्यूशन बना सकते हैं, या तो सॉलिड भी बना सकते हैं, या तो आपका लिक्विड या तो लिक्विड गैस या गैस। तो अलग अलग आपका पॉसिबिलिटीज होते हैं सॉल्यूशन के। लेकिन लोग क्या रहता है दिमाग में कि सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि वाटर या तो लिक्विड रहता है दिमाग में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड से आपका सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। गैस में मिलकर के भी आपका सॉल्यूशन होता है। जैसे एयर की बात करें हम लोग, तो जो आपका एयर है इसमें अलग अलग गैस आपका मिक्सअप है, ये भी आपका एक प्रकार का सॉल्यूशन हो गया, समझे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सॉलिड की बात करें, तो आपका जो स्टील एलॉय होता है, आप लोग देखेंगे स्टील एलॉय, या आप घर में देखें स्टेनलेस स्टील का जो भी आपका बर्तन होता है, उसमें आपका अलग अलग एलिमेंट्स मिले होते हैं। तो आपका एलिमेंट सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो सॉलिड स्टेट आपस में मिल करके एक कहीं की सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं, कहीं कि आपका एक नए
एलॉय का निर्माण करते हैं, नए कंपोनेंट्स का निर्माण करते हैं। तो जो आपका स्टील एलॉय होता है, इसमें आपका आयरन की परसेंटेज ज्यादा होता है, फिर आपका कार्बन होता है, और भी अलग अलग एलिमेंट्स हो, जैसे आपका मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इस प्रकार से के एलिमेंट्स भी उसमें मिले हुए होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा आप लोग का। चलिए, तो अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल द्वारा अगर समझे, देखिए सोल्यूट के बारे में थोड़ा हम लोग डिफाइन करते हैं, देख लेते हैं सोल्यूट क्या आपका होता है। सोल्यूट एक प्रकार का आपका सब्सटेंस है जो कि सॉल्वेंट में डिजोल्व होकर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपली आप याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका सोल्यूट होता है वो घुलता है, सॉल्वेंट में आपका घुलता है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए सब्सटेंस, इट इज ए substance which is dissolved in solvent to make solution। ये आपका एक प्रकार का सब्सटेंस है जो कि सॉल्वेंट में डिजोल्व हो करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, सॉल्यूशन बनाता है। देखिए इसको हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। जो भी आपका शुगर हो गया, या तो जो आपका NaCl हो गया, देख सकते हैं शुगर हो गया, आपका NaCl हो गया, ठीक, आपका जो सॉल्ट हो गया, तो ये सब आपका हो गया सोल्यूट कहलाता है। ठीक है, ये सब आपका हो गया सोल्यूट। और भी हम लोग लिख सकते हैं जो आपका जैगरी वगैरह हो गया, आपका जिसको गुड़ वगैरह कहते हैं, ETC, तो ये सब आपका सोल्यूट में आ गया, जो आपका सॉल्वेंट में डिजोल्व होकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। चलिए हम लोग सॉल्वेंट को डिफाइन कर देते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज ए सब्सटेंस in which solute is dissolved। आपका सब्सटेंस है जिसमें सोल्यूट आपका डिजोल्व होता है। ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट हो गया। इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे आपका हो गया वाटर हो गया, आपका H2O कर सकते हैं, आपका H2O हो गया, और हम लोग इथेनॉल कर सकते हैं, जो आपका C2H5OH हो गया, इथेनॉल, ETC। ये सब आपका सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, जिसमें आपका सॉल्यूट डिजोल्व होता है। सो इतना आप लोग को क्लियर हुआ होगा। कहीं पे भी दिक्कत हुई होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से इतना समझ में आया होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका सॉल्यूशन होता है, ये अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आपका अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं।
पहला आपका लेट्स सपोज ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन, जो पहला आपका सॉल्यूशन उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में होता क्या है कि आपका एक सॉल्यूट होगा, एक आपका सॉल्वेंट होगा, मतलब टोटल जो कंपोनेंट होंगे उसमें दो कंपोनेंट होंगे, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट, ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग सॉल्यूट, यहाँ पर आप लोग लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट, ये लिख देते हैं आपका सॉल्यूशन, समझे। अब अगर आपका टू कंपोनेंट है, कोई भी सॉल्यूशन होने के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट की जरूरत होता है, दो कंपोनेंट। दो कंपोनेंट होगा कहने का मतलब एक सॉल्यूट होगा, एक आपका सॉल्वेंट उसमें होगा। तो अगर दो कंपोनेंट होगा तो एक आपका सॉल्यूट कहलाएगा उसमें होगा और दूसरा आपका सॉल्वेंट होगा। तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, इस प्रकार के जो आपका सॉल्यूशन बनते हैं उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, ठीक। दूसरा, अगर आपका तीन कंपोनेंट है, ठीक है, अब तीन कंपोनेंट है तो दो होगा आपका सॉल्यूट होगा, एक आपका सॉल्वेंट, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि कोई भी सॉल्यूशन होने के लिए सॉल्वेंट एक ही होना चाहिए, एक ही सॉल्वेंट होगा, एक से ज्यादा आपका सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो तीन अगर कंपोनेंट है टोटल सॉल्यूशन में तो दो कंपोनेंट आपका सॉल्यूट का होगा, एक कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट में होगा। अब इस प्रकार का जो आपका सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं, आपका टर्नरी सॉल्यूशन होगा, ठीक। अगला जो आपका लेट्स सपोज आपका चार कंपोनेंट है, ठीक है। अगर चार कंपोनेंट होगा तो तीन कंपोनेंट तो आपका सॉल्यूट हो जाएगा और एक ही कंपोनेंट जो होगा आपका सॉल्वेंट होगा। इसको हम लोग कहेंगे क्वाटरनरी, होगा आपका क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। इतना बात समझ में आया आप लोग को, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है आपको कि ये सब उतना पढ़ना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पढ़ना है जो आपका बाइनरी सॉल्यूशन है। आपका टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट वाला पढ़ना जो आपका बाइनरी सॉल्यूशन है। आपका सिलेबस में यही है, बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स दो ही कंपोनेंट होंगे, एक आपका सॉल्यूट होगा, दूसरा आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा आप लोग का। चलिए तो इसमें हम लोग कुछ नोट लिख देते हैं। नोट हम लोग देखते हैं इसमें। नोट में पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अगर आपका सॉल्यूशन मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा सॉल्यूशन है, क्वाटरनरी है कि बाइनरी है कि आपका टर्नरी है, तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू टेक दैट आवर सॉल्यूशन इज गिवन एज बाइनरी सॉल्यूशन। हमारा जो भी सॉल्यूशन दिया गया वो बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपका नोट में इसको लिख सकते हैं, इफ नथिंग इज mentioned assume solution as binary solution, as बाइनरी सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूशन के बारे में नहीं बतलाया गया है आपको बाइनरी सॉल्यूशन मानना है। दूसरा जो आपका नोट है, अगर
आपको सॉल्वेंट के बारे में नहीं पता, सॉल्वेंट के बारे में नहीं बतला गया, देन बाय डिफॉल्ट यू हैव टू एज्यूम वाटर एज सॉल्वेंट, ठीक है। इफ नॉट mentioned the solvent, then assume water as solvent, उसको सॉल्वेंट मान लेना, ठीक है। अब जो आपका सोल्यूट होता है, ये सोल्यूट आपका रिएक्टिव पार्ट होता है, सोल्यूट ही आपका मिलता है, सॉल्वेंट तो आपका एज इट इज रहता है, समझे। जो भी आपका सॉल्वेंट है ऐसे ही रहता है, उसमें सोल्यूट को डाला जाता है, उसको घोला जाता है। हाँ, एक चीज और आप याद रखिएगा हमेशा कि जो आपका सॉल्वेंट होता है उसका अमाउंट ज्यादा होता है हमेशा, समझे। आपको सॉल्वेंट और सोल्यूट में अंतर पता करना है, तब आप इस प्रकार से याद रखिए कि जो सॉल्वेंट होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, जो आपका सोल्यूट है उसकी मात्रा कम होती है, समझे। और अगर आपका दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर लिक्विड दिया गया, ठीक है, अगर दोनों आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट आपका लिक्विड दिया गया है, तब उसका नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग पता करेंगे कि कौन सॉल्वेंट होगा कौन सोल्यूट होगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे इस प्रकार से करते हैं जो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट जो आपका द reactive part in solution is solute। जो आपका रिएक्टिव पार्ट होता है सॉल्यूशन में, ये आपका सोल्यूट होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका अगर हम लोग बात करें इसके जो सोल्यूट है इसके अमाउंट की बात करें, तो ये जो आपका अमाउंट होते हैं सोल्यूट का, ये सोल्यूट का अमाउंट ही कंसंट्रेशन बतलाता है कि उस सॉल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन है, समझे। अगर हम लोग लेट सपोज शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं, तो जब शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं तो लेट सपोज अगर हम लोग उसमें 5 ग्राम डालें पहले, ठीक है, तो जब 5 ग्राम डालते हैं और फिर अगर हम लोग 20 ग्राम डालते हैं, तब दोनों का जब कंसंट्रेशन चेक करेंगे तो जिसमें नंबर ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होंगे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो हमारा कंसंट्रेशन होता है ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है, समझे। इसको हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, ये सब आपको की पॉइंट इसको ध्यान में रखना, आपको कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ solute represent the concentration of the solution। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन आपका सोल्यूट के अमाउंट डिसाइड करते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा सोल्यूट डालेंगे सॉल्वेंट में, जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका जो कंसंट्रेशन आएगा वो हायर आएगा। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग को समझ में आया होगा।
देखिए जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कोई आपका एक कंटेनर है, ठीक है, आपका कंटेनर है और इसमें आपका लेट सपोज 2 मोल आपका शुगर डाल दिया गया। लेट सपोज शुगर डाल देते हैं, 2 मोल इसमें आपका शुगर डाल दिया गया और इसमें आपका 1 लीटर H2 अगर डाल दिया गया, ठीक है, इसमें आपका 2 मोल शुगर डाल दिया गया और 1 लीटर H2O डाल दिया गया। अब देखिए आपको क्या बोले कि जो आपका सोलवेंट होता है, इस सोलवेंट का मात्रा ज़्यादा होता है, तो 1 लीटर आपका H2O डाला गया, मतलब H2O की मात्रा ज़्यादा और 2 मोल आपका शुगर डाला गया, तो इसकी जो मात्रा है ये कम है, समझे। तो इससे भी हम लोग पता करते हैं कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा ये आपका सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसकी मात्रा कम होगी ये आपका सोल्यूट कहलाएगा, समझे। अगर हम लोग बात करें, लेट सपोज देखिए 2 कंटेनर है और अगर आपका लिक्विड और सॉलिड रहे, 2 कंपोनेंट अगर आपका लिक्विड और सॉलिड रहे, तब जो आपका लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जो सॉलिड होगा वो हमेशा सोल्यूट कहलाएगा उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका H2O क्या लिक्विड है, तो ये आपका सॉल्वेंट कहला गया और जो शुगर है आपका सॉलिड है, तो ये आपका सोल्यूट कहला गया, समझे। अगर ऐसा रहे कि दोनों आपका सॉलिड रहे, या तो दोनों आपका गैस रहे, या तो दोनों आपका लिक्विड रहे, लेट्स सपोज इसको अगर हम लोग लेते हैं C2H5OH, इधर हम लोग लेते हैं H2O, ये जो C2H5 ये आपका इथेनॉल है, यही आपका इथेनॉल है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल भी इसको कहा जाता है। इसी को लोग पी करके एकदम झूमता मस्त एकदम है ना, मस्त मोला हो जाता, समझे, फिर किसी को नहीं समझता। तो ये आपका अल्कोहल हो गया, ये आपका H2O, वो आपका वाटर है। अब ये दोनों जो आपका लिक्विड स्टेट में होता है, C2H5OH जो आपका अल्कोहल, ये भी आपका लिक्विड स्टेट में रहता है, H2O भी आपका लिक्विड स्टेट में रहता है, दोनों तो आपका लिक्विड। लेकिन अब इसको हमको पता करना है कि कौन आपका सॉल्यूट कहलाएगा, कौन आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। अब दोनों का अमाउंट सेम दे दिया गया, दोनों का अमाउंट अगर सेम दे दिया गया, लेट सपोज इसका 20 ग्राम दे दिया गया है, ठीक है, इसका भी आपका 20 ग्राम दे दिया गया, दोनों का अमाउंट अगर सेम दे दिया गया है और 2 अलग अलग लिक्विड है, तब हमको कैसे पता करना कि कौन सॉल्वेंट होगा कौन सॉल्यूट होगा। तो उसको पता करने के लिए उसका नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालते हैं। अगर सेम अमाउंट दिया गया तो इसका नंबर ऑफ मोल्स पता करिए, आपका जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा वो आपका सॉल्यूट कहलाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप लोग आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास, या कहें कि आपका एटॉमिक मास या मोलिक्यूलर मास। अगर आपका एटम दिया है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल दिया गया था आपका मोलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये C2H5OH, इसका मोलिक्यूलर मास आपको निकालना है, ठीक है। इसका मोलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, यहाँ पे इसका मोलिक्यूलर मास निकाल देते हैं, कितना होगा, कार्बन के 12 होता है, 12 × 2 कीजिएगा तो आपका 24 प्लस हाइड्रोजन 5 × 1 5 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस इसको कीजिएगा 1। अब इन सभी को जब आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 46 आ जाएगा। इसका मोलिक्यूलर मास कितना हो गया 46। H2O का मोलिक्यूलर मास निकाल लीजिए आप, इसका
मोलिकुलर मास बराबर हाइड्रोजन 1 तो 1 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस 16, ये आपका 18 हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग इन स्मॉल एन से भी सूचित करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास कितना होगा 20 बाई इसका मोलिकुलर मास 46 हो गया। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालिए तो 20 बाई कितना 18। अब दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा संख्या है कि ये वाला बड़ा संख्या, मतलब जिसका नीचे में कम होता संख्या ये आपका बड़ा वाला होगा, जिसका नीचे में संख्या कम होता है वो आपका बड़ा होता है। जो डिनोमिनेटर कम हुआ, अगर न्यूमिनेटर सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर कम है तो आपका बड़ा हो गया, तो ये आपका ज्यादा हो गया। ठीक है, अब तो नंबर ऑफ मोल्स H2O का ज्यादा है, तो अभी बोले कि जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा और सेम टाइप ऑफ स्टेट रहेगा तो वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट होगा ये आपका H2O हो जो सॉल्वेंट कहलाएगा, और यहाँ पर जो ये जो आपका C2H5OH ये आपका सॉल्यूट कहलाएगा। इतना समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को बता रहे हैं ताकि थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो आप लोग। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये आपका होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है उसको भी लिखा देते हैं, अगर आप लोग जो भूल गए होंगे 11th में, ताकि यहाँ पर याद दिला देते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा आपका जो होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर आपका होता है नंबर ऑफ इंटिटीज का है, नंबर ऑफ इंटिटीज, या इसी को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसमें आपका आइटम्स भी हो सकते हैं, आपका मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आपका आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकते हैं। डिवाइडेड बाई हम लोग एन से डिवाइड कर देते हैं, एन एवोगाड्रो नंबर इसको कहते हैं, या तो इसको हम लोग एन नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इतना पर मोल। ठीक है, तो दो फार्मूला आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्यों लिखवा दिए, क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन है इसमें पूरा का पूरा नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा। अगर मोल्स निकालने नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, न्यूमेरिकल कुछ सोल्व नहीं होगा। इसलिए मोल्स गोल तो सब गोल, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो इतना ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देखिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पूरा कंसेप्ट यहाँ पर आप लोग को क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा आप लोग को। अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो आप लोग को। अब कंसंट्रेशन होता क्या, ठीक है, कंसंट्रेशन का हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। कंसंट्रेशन है क्या, जैसे हम लोग एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर में लेट्स सपोज आपका पानी डाला गया, ठीक है, इसमें आपका H2O डाला हुआ। अब ये जो आपका H2O है, इस H2O जो है इसका जो अमाउंट है, लेट सपोज 1 लीटर मान लेते हैं, इसमें आपका 1 लीटर H2O डाल दिया गया, ठीक है, और इसमें हम लोग ऊपर से शुगर डालते हैं, इसमें हम लोग शुगर डाल देते हैं। और ये शुगर का जो अमाउंट है लेट सपोज 4 मोल मान लीजिए, ठीक है। जो शुगर है ये इसका
जो अमाउंट है कितना 4 मोल। तो इसको कंसंट्रेशन के टर्म में अगर हम डिफाइन करें कि 1 लीटर ऑफ H2O मतलब वाटर के 1 लीटर में कितना शुगर का अमाउंट है, मतलब कितना शुगर का मोल उपस्थित है। समझे, H2O आपका सॉल्वेंट हो गया, ये जो आपका शुगर है आपका सॉल्यूट हो गया। तो इसको हम लोग अगर कंसंट्रेशन में डिफाइन करें कि जब आपका शुगर और वाटर मिल जाता आपस में, तब जो शुगर है, शुगर का कितना अमाउंट उस सॉल्यूशन में उपस्थित है। समझे, ये आपका डिफाइन कर रहा है, ये आपका कंसंट्रेशन होता। समझे, इसको डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से भी कि इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन इज हाउ मच, दैट इज आवर कंसंट्रेशन टर्म। समझ आया। चलिए, तो इसको कंसंट्रेशन को थोड़ा डिफाइन कर लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं इसको। कंसंट्रेशन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द measure of amount of solute present in solution, मतलब उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिलाया गया है, तो कितना सॉल्यूट उपस्थित है, ये आपका कंसंट्रेशन कहलाता है। और ये जो कंसंट्रेशन है अलग अलग तरह से हम लोग उसका अलग अलग यूनिट्स होते हैं, कि उसको अलग अलग टर्म्स में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। आपका मोलरिटी के टर्म में उसको डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन को, मोलरिटी के टर्म में डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में डिफाइन करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन के टर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, मास परसेंट के टर्म में डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम परसेंट के टर्म में डिफाइन करते हैं, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास। ये सब जो टर्म्स है ये कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का अलग अलग यूनिट से, ये कहें कि उसका अलग अलग टर्म्स है। तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पर चलते हैं। अब अगला, ये जो आपका कंसंट्रेशन टर्म्स है इसी से ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका। कंसंट्रेशन टर्म्स, ये इसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स। पहला जो आपका कंसंट्रेशन यूनिट्स है ये आपका मोलरिटी, का मोलरिटी, पहला आपका मोलरिटी के बारे में देखते हैं। तो ये जो आपका मोलरिटी है इसका एक यूनिट होता है, इस यूनिट को हम लोग कहते हैं मोल पर लीटर कहते हैं, या सिंपली इसको कैपिटल एम भी कहते हैं। ये कैपिटल एम से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोलरिटी को। अब मोलरिटी होता क्या है, ठीक है, इसको हमको डिफाइन करना है। देखिए इसका यूनिट जो आपका मोल पर लीटर, तो मोल किसका होना चाहिए, मोल जो होता है आपका सॉल्यूट का, और ये जो लीटर, लीटर आपका किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का होता है। तो वॉल्यूम किसका होना चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए। समझे, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से कि इट इज द नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस प्रकार से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present per liter of solution। मतलब सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना सोल्यूट का मोल्स उपस्थित है, यही आपका मोलरिटी कहलाता है। क्लियर? चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। और फॉर्मूला इसका मोलरिटी बराबर इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और ये जो आपका नंबर ऑफ मोल्स होगा सोल्यूट का, हमेशा मोल में होगा, मिलीमोल या तो माइक्रोमोल, इस सब में नहीं करना है। अगर रहेगा तो उसको मोल में कर देना। तो ये हमेशा आपका मोल में होगा, डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, ऑलवेज भी इन लीटर, यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो लीटर में होगा, इन लीटर, एल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा आपका वॉल्यूम लीटर में, इसको ध्यान में रखना। अब जो मोलरिटी है किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल पर डिपेंड कर रहा है और वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। समझे? आपका मोलरिटी है मोल पर और वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। इसको इस प्रकार से भी लिख देते हैं हम लोग कि हो गया आपका एन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोल, तो एन ऑफ, शॉर्ट में लिख देते हैं एन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक, और इसका जो यूनिट होगा इसको हम लोग मोल पर लीटर या सिंपली कैपिटल एम लिख देंगे। अब जो मोलरिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। समझे? तो हम लोग देखे अभी आइडियल गैस इक्वेशन में कि जो आपका PV इक्वल्स टू nRT होता है। PV इक्वल्स टू क्या होता है आपका? nRT होता है। समझे? तो जो आपका वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है, मोलरिटी है, मोलरिटी इस पर डिपेंड कर रहा है, आपका वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है सॉल्यूशन का। तो जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू nRT, कहने का मतलब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे भी डिपेंड कर रहा है। समझ? टी मतलब टेम्परेचर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका मोलरिटी है, मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए आप कि मोलरिटी इज depend on temperature। क्यों? बिकॉज ऑफ वॉल्यूम टर्म, क्योंकि इसमें आपका वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है। बिकॉज ऑफ वॉल्यूम टर्म। ना क्लियर? तो देखिए कोई आपका कंटेनर है, ठीक है, और इसमें हम लोग वही
1 लीटर H2O डाल देते हैं। लेट सपोज 2 मोल इसमें शुगर डाल दिए, इसमें 2 मोल शुगर डाल दिए। अब बोले कि इसका मोलरिटी बताइए, इसका मोलरिटी बताइए। तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा आपका, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सोल्यूट इसमें क्या है, शुगर, इसका कितना मोल दिया गया, 2 मोल। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 इतना मोल बाई वॉल्यूम, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो बना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। तो आपका 2/1 इतना लीटर, इसका लिख सकते हैं 2 मोल पर लीटर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली 2 m लिख सकते हैं। इतना क्लियर, समझ में आया होगा आप लोग का। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका इस प्रकार से ऐसा दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में कि आपका लेट्स सपोज 3m ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ऐसा अगर आपका दिया हुआ रहता, 3m ऑफ NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ रहता। अब इसको बोले कि इसको आप डिफाइन कीजिए, ये है क्या, ये क्या बोल रहा, ये 3m, m का मतलब आपका मोलरिटी, समझे। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो देखिए, इसको डिफाइन कर देते हैं। थ्री एम कहने का मतलब 3 मोल पर लीटर। तो मोल किसका होगा, आपका सॉल्यूट का होगा, और लीटर किसका, सॉल्यूशन का होगा, वॉल्यूम जो होगा, समझे। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से कि इन 1 लीटर solution, in 1 liter solution, the moles of solute is, in 1 liter solution the moles of solute is 3 मोल, समझे। ये आपका इस प्रकार से डिफाइन होगा। करने का मतलब इसको हम लोग देख के बता सकते हैं कि सॉल्यूट का मोल्स 3 मोल है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, समझे ना। क्लियर हुआ होगा आप लोग का। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग समझते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ SO2 having SO2 सॉल्यूशन कर देते हैं, SO2 सॉल्यूशन having 500 ml and the mass of SO2 is 16 ग्राम। ये आपका क्वेश्चन दिया गया। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ SO2 सॉल्यूशन हैविंग 500 ml and the mass of SO2 is
16 ग्राम, समझे। तो ये जो आपका SO2 है, SO2 आपका सॉल्यूट हो गया, समझे। और अगर सॉल्यूशन नहीं दिया है तो सॉल्यूशन आपका H2 होगा, बाय डिफॉल्ट आपको H2 मान लेना। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया कितना, 500 ml दे दिया गया, समझे। तो मोलरिटी के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। आपका वॉल्यूम दे दिया गया सॉल्यूशन का, V ऑफ सॉल्यूशन कितना, 500 ml। तो आपको जो वॉल्यूम होता है हमेशा लीटर में लेना होता है, इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो ये आपका लीटर में आ जाएगा, ठीक। कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, होगा आपका 1/2 लीटर, हाफ लीटर आपका आ गया, ठीक। और आपका इसका मास दिया गया SO2 का, लेकिन आपको मोल्स की जरूरत पड़ेगा। तो मोल्स के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस, जिसका भी निकालना। SO2 का हम लोग मोलिकुलर मास निकाल देते पहले, मोलिकुलर मास ऑफ SO2, SO2 का मोलिकुलर मास, सल्फर का होता है आपका 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन, ये भी आपका 32 हो गया आपका 64। यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कर देंगे शॉर्ट में। गिवन मास दिया गया कितना मास आपका 16 ग्राम, तो 16 डिवाइडेड बाय 64 आपका कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स, हो गया आपका 1/4, इतना मोल आपका आ गया। अब आपको मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला लिख देना है। मोलरिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या आपका इसमें SO2 है, मोल्स ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका कितना मोल आपका 1/4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आपका 1/2 लीटर, 2 ऊपर चल जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/4 × 2, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो आपका 1/2, ये तो कह सकते हैं कि 0.5 इतना मोल पर लीटर होगा, या इसको हम लोग 0.5 m भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। इतना आप लोग देखिए, इसको बेहतर तरीके से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। कहीं पे भी दिक्कत हुई होगी, कहीं पे भी थोड़ा सा भी आपको परेशानी हुआ होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद नहीं आप लोग को दिक्कत हुआ होगा कहीं पे भी, क्योंकि इतना बेहतर तरीके से आप लोग को समझा रहे हैं। 2 बार आप लोग का करीब बोल देते हैं चीज़ को बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों यारों के साथ, ताकि उन लोग को भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए रहिए, बने हुए रहिए, डटे हुए रहे यहाँ पर, और प्रतिदिन आप लोग को लेक्चर मिलता रहेगा, बेहतर तरीके से कंटेंट मिलेगा, समझ में आएगा आप लोग को बेहतर तरीके से, और एक एक टॉपिक को आप लोग को डिस्कस किया जाएगा, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे भर भर के, और भी न्यूमेरिकल्स आप लोग को अगला क्लास में कराएंगे इससे रिलेटेड। स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।